वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। इस वक्त मेरी मौजूदगी जाले विधानसभा में और हमारे साथ जो नए गेस्ट बैठे हैं शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस के एक ऐसे यूथ नेता हैं जो राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। ये जाले विधानसभा के संभावित कैंडिडेट है मशकूर अहमद उस्मानी जी, और बहुत ही ग्राउंड रूट लेवल से काम कर रहे हैं। और पिछले बार जो इनका रनर अप का जो सीट रहा है इनका, तो मात्र कुछ ही अंतर से ये चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार ये मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जाले विधानसभा के लिए कुछ करें। सर, सबसे पहला सवाल है कि जो इससे पहले वाले जो आप चुनाव हारे थे, तो क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण आप रह गए थे? देखिए, पिछला चुनाव बहुत कम समय में हम लोगों ने लड़ा, और जिस दिन सिंबल मिला उस दिन से और जिस दिन वोटिंग थी, दोनों के बीच में केवल 16-17 दिन का समय था, और कोविड का समय था। कैंपेन जिस ढंग से होना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि महामारी का दौर था। बहुत सारे लोग क्षेत्र में नहीं थे उस टाइम पे, कोई कहीं फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा हुआ है। बहुत विकट परिस्थिति थी। बाढ़ आ गया था कुछ समय पहले, लोग उससे भी परेशान थे। कई सारे लोग जो अब इस वजह से नहीं घर से निकल रहे थे कि उनको डर था कि शायद कहीं उनको ये कोविड की बीमारी ना हो जाए। तो तरह तरह की दिक्कतें थी, और इन सब के बाद के समय कम था, लेकिन उस कम समय में भी हम लोगों ने अपने चुनावी कैंपेन को बहुत दमदार, जोरदार और असरदार बनाया। लेकिन लोगों का ये कहना था कि आप 60,000 से ज्यादा वोट लाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। हम लोग लगभग 66,000 के आसपास वोट लाए, और उसके बाद भी हम लोग चुनाव में सफल नहीं हो पाए। बाद में हम लोगों ने इसकी गहन इस पर विचार किया, विमर्श किया, तो ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं कुछ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से ये चुनाव हम लोगों ने लूज किया। क्योंकि अचानक से बीजेपी का इतना पोल बढ़ जाना नहीं पॉसिबल था, क्योंकि हार जीत चुनाव में होती रहती है, लेकिन अचानक किसी का पोल एकदम से बढ़ जाना, वो पॉसिबिलिटी कहीं से दिखती नहीं है। जो पॉसिबिलिटी अचानक से दिखी, तो मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी थी, उस वजह से शायद कुछ हम लोगों को चुनाव में जो है हम लोग सफल नहीं हो पाए। लेकिन जो भी है, जनता का फैसला था, हमने उसको माना, सर माथे पे लिया। जनता के फैसले को मानकर हमने अगले ही दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लग गए कि जिस 66,000 जाली की जनता ने हमको अपना प्रेम स्नेह हमको दिया, उस जनता की सेवा करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। और उसके बाद सुख में दुख में जहां जो परिस्थिति रही हो, किसी को अस्पताल में, किसी का ब्लॉक पे काम नहीं हो रहा है, किसी की थाने पे सुनवाई नहीं हो रही, किसी की डीएम के यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, किसी की एसपी के यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, किसी की सरकार के किसी विभाग में सुनवाई नहीं हो रही है, तो विपक्ष के तौर पर उस आवाज को बुलंद करने का काम किया हमने। उस लड़ाई को, जो जनता की लड़ाई है, उस लड़ाई को सड़क पर जिंदा रखने का हमने काम किया, और जनता की लड़ाई को अग्रिम पंक्ति में लड़ने का काम हमने किया। और आज भी उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। अभी हम लोग, आप देख रहे हैं कि हमारी पद यात्रा चल रही है, जहां आपकी मुलाकात हुई है। लंच ब्रेक का समय है जब आप आए हैं, और लंच ब्रेक के दौरान ही आपसे बातचीत हो रही है, वरना तो कई दिनों से आपसे बातचीत हो रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि मैं रोजाना सुबह 6:30 बजे से पद यात्रा पे रहता हूँ, रात के 8:30-9 बजे तक। उसके बाद कहीं घटना दुर्घटना हो गई है तो वहां जाना होता है, तो 12 बज जाता है। फिर अगले दिन सुबह 6:30 से पद यात्रा है, तो इसलिए आपको भी मैंने कहा कि आइए, आप यात्रा में ही मुलाकात हो पाएगी, ऐसे तो मुलाकात मुश्किल है। तो ये संघर्ष जारी है, और इस पूरे संघर्ष को जाले की जनता देख रही है, समझ रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके दुख का साथी कौन है। देखिए, सुख के साथी तो बहुत मिल जाएंगे, दुख का कौन साथी है, उस बात को समझना है, तो उनको दिख रहा है। अच्छा, ऐसे में एक अनुभव का बहुत बड़ा खेल होता है। एक चुनाव को, एक विधानसभा कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता है, जिसमें एक ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत होती है जो सभी वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठा करके विधानसभा में दहाड़े। क्योंकि आप अपने जमीनी स्तर पर जो लोगों की बात कर रहे हैं कि जहां दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को ब्लॉक में दिक्कतें आ रही हैं, डीएम के साथ दिक्कतें आ रही है, छोटे छोटे ऑफिसर के पास, तो ऐसे में सभी वर्गों के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। हर इंसान चाहता है कि जो हमारे लिए हमारी चीज़ों को लेकर के विधानसभा में पहुंचे
और हमारे लिए वो चीजें छीन करना। ऐसे में आप एक यंग है और आपके सामने मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे कि सिटिंग विधायक जो एनडीए में बीजेपी से हैं, जीवेश मिश्रा जी, और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि महागठबंधन से एक और नाम आ रहा है, ऋषि मिश्रा जी का, बहुत जो नाम है, बहुत नाम एक है। चुनौती है आपके सामने। कोई कैसे चुनौती देख नहीं रहे हैं है, इस चुनौती को आप? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती जिस चीज को आप मानेंगे चुनौती, वो चुनौती हो जाएगी। जिसको आप चुनौती नहीं मानेंगे, वो चुनौती नहीं रहेगी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि महागठबंधन में 6-7 पार्टियां हैं। कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है। अब उसके बाद कुछ और पार्टियां भी जुड़ रही हैं, ठीक है। आईपी गुप्ता जी की पार्टी है, फिर उसके बाद जो है पारस, पशुपति पारस जी भी इसमें जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6-7-8 पार्टियां हैं इसमें। हर पार्टी यही चाहती है कि वो उस सीट से चुनाव लड़ ले। किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो यही काम है ना, चुनाव लड़ना। तो हर पार्टी चाहती है कि उसका प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव लड़े, हर सीट से चुनाव लड़े। लेकिन गठबंधन की जो राजनीति होती है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होती है, कॉमन एजेंडा के तहत होती है, जिसमें कुछ सीटों पर कुछ पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कुछ सीटों पर कुछ पार्टियां, कुछ सीटों पर कुछ पार्टियां। और जिनका जहाँ जनाधार होता है उस सीटों पर सब पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट काम करते हैं। ये अच्छी बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पर अगर लोग उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का बहुत बढ़िया सीट है और अच्छा गढ़ है। और उसको हम लोगों ने 5 साल से सींचा है। जो कमी थी उस कमी को हम लोगों ने दूर करने का काम किया है। इसीलिए आज अनेकों लोग ये चाह रहे होंगे शायद हम यहाँ से प्रत्याशी हो जाए। अच्छी बात है, लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में टिकट मांगे, और होना भी चाहिए भाई। राजनीतिक कार्यकर्ता इस उम्मीद में तो रहे ना कि कम से कम वो भी टिकट की लाइन में है। ये अच्छी बात है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। और सब लोगों को स्वतंत्र है और सब लोगों को अधिकार है कि वो अपने नेता से, अपने पार्टी से जो है टिकट मांगे। जरूर ये अच्छी बात हम इसको मानते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि जो बीजेपी के एमएलए हैं यहाँ से, वो मंत्री हैं और अलग अलग तरह की बात की चुनौती है। देखिए, जीवन में हर रोज आपको एक चुनौती होती है। सूरज जब उगता है और जब ढलता है, उगने से सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच का जो टाइम है वो चुनौतीपूर्ण ही टाइम होता है। ये चुनौती नहीं है कि आप इतनी धूप में चल के आए, चुनौती है। लेकिन आपको ये काम करना है तो आप कर रहे हैं, इस कड़ी धूप में भी काम कर रहे हैं। हमें पदयात्रा निकालनी है, धूप कितना भी हो हम लोग पदयात्रा करते हैं। ये चुनौती है। ये चुनौती नहीं है कि सामने बीजेपी का एमएलए और वो मंत्री है। ये चुनौती नहीं है। वो तो सरकार कहती है अपने आप को, आप इसको चुनौती नहीं मानते हैं। सरकार कहते हैं अपने आप को। लेकिन अगर वो चुनौती होती तो आज आप जब आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सड़क नहीं है, नाले नहीं है, सरकारी अस्पताल का हाल बुरा है, शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। बारिश हो गई, ऊपर वाले की कृपा रही, वरना सुखाड़ से लोग परेशान थे, खेतों में पानी नहीं था। जो सरकारी यहाँ पर समरसेबल था, जो स्टेट ट्यूबवेल था, वो सब बंद पड़ा हुआ है। मरम्मत के नाम पे 6-6, 7-7 लाख रुपए लिए गए, लेकिन पैसा कहाँ गया पता ही नहीं चला। कागज पे ठीक हो गया। एक भी स्टेट ट्यूबवेल काम नहीं किया। जो सुखाड़ की समस्या थी, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं यहीं पे आप लोगों से पूछ लीजिएगा कि आज से 10-15 दिन पहले की क्या स्थिति थी, पीने का पानी था कि नहीं था। पीने का पानी नहीं मिल रहा था। तो मंत्री जो अपने आप को सरकार कहते हैं, वो जो पटना में बैठे हुए थे, और यहाँ डीएम का घेराव हम लोग कर रहे थे, और डीएम से हम लोगों ने आग्रह किया। जब उन्होंने नहीं माना तो हमने समाहरणालय पे तालाबंदी की और ये कहा कि पानी हमारा हक है, हर एक जनता का हक है पानी। आप पीएचडी को बोलिए कि नल जल को ठीक करे, और जहां पर नल जल नहीं है वहां पे ट्यूबवेल करवाने की व्यवस्था कीजिए। जहां ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा वहां समरसेबल करवाने की व्यवस्था कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो टैंकर मंगाइए दूसरे जिला से जहां सुखाड़ नहीं पड़ा हुआ है, ताकि लोगों को पीने का पानी मिल पाए, साफ पीने का पानी मिल पाए। कई इलाकों में हमने देखा कि लोग नदी का पानी पीने को मजबूर थे। मैं खुद देख के आया हूँ हमारे विधानसभा के अंदर। तो कहाँ थे मंत्री जी, कहाँ थे? आज मालूम चला है कि कीरिंग बांट रहे हैं 2 रुपए का, मालूम चला है कि आज घड़ी बांट रहे हैं। तो समय खराब हो गया है उनका।
इसीलिए घर ही बांट रहे हैं। सड़कों का जैसे कि आपने कहा, मैं ये खुद पूछने वाला था। जब मैं सीतामढ़ी से अभी आया हूँ तो मैं जाले में जैसे ही इंटर किया हूँ, देख रहा हूँ कि रास्ते का चौड़ीकरण बिल्कुल नहीं। एक पतला पगडंडी रास्ता है, अगर दो गाड़ियाँ आ जाए तो मतलब रश ट्रैफिक लग जाता है। नहीं, कहाँ ट्रैफिक लगता है? और कहीं ट्रैफिक नहीं लगता। इधर से मतलब गाड़ियाँ अगर आपने दो इसका गाड़ी मतलब मंत्री दो जी का बात नहीं गाड़ियाँ सुना है, इसका मतलब आपने मंत्री जी की बात नहीं सुनी है, तभी आपको रास्ता पगडंडी लग मुझे रहा है। ठीक मुझे है, रास्ते का चौड़ीकरण नहीं दिखा है। क्या इतना चौड़ा, और 50 फीट चौड़ा रास्ता मुझे है? लगता है कि जो आपका जाले चौक है नहीं, आपने वो देखा नहीं बहुत सही से। कंजेस्टेड है। मंत्री जी बोल रहे थे अभी से 3 दिन पहले कि विकास देखना है तो जाले आइए, सड़कों का जाल देखना है तो जाले आइए। तो आप जाले आए और ऐसी बात करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर मंत्री जी FIR कर दें। अच्छा, जैसे दिवाकर सैनी के ऊपर हमला हो गया था एक अब आप पत्रकार सब के कुछ ऊपर। समझ ही रहे हैं भाई, उस पत्रकार के ऊपर भी हमला किया गया, उसको गाली दी गई माँ बहन की, उसको मारा गया, पीटा गया, उसका FIR नहीं लिया जा रहा था। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को आना पड़ा FIR कराने के लिए, आप सोचिए। और उस लड़के के ऊपर भी FIR कर दिया गया, पत्रकार के ऊपर। मतलब जाले विधानसभा में विकास मिले न मिले, लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो आप पे हमला हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल दिया हूँ कि आपको क्या आप बोलना है। मुझे मतलब मैं आपको सचेत कर रहे हैं। सचेत कर रहा हूँ, आपकी सुरक्षा में बोल रहा हूँ कि जाके बोलिए 50 फीट की सड़क बनी है, फ्लाईओवर बन गया है, एक भी जगह कहीं जाम नहीं लगता है, और लंदन पेरिस हो गया है जाले, ये बोलिए, वरना हो जाएगा FIR। फिर मत बोलिएगा हमको। ये तो जनता ही बताएंगी आखिर ये जिस तरह की बातें सामने आ रही है। क्योंकि बीते दिनों हम सब ने एक वीडियो देखा था, दिवाकर सैनी नामक एक पत्रकार जिनको सवाल पूछने पर महज उनको पीटा गया, उनको गाड़ी में रख के कहीं ले जाने की कोशिश की गई, उनका मोबाइल छीन लिया गया, FIR तक नहीं हुआ था। जैसा कि नेताजी का कहना है, तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे और फिर FIR हुआ उन पे। जी, बहरहाल, मैं ये बातें तो होती और रहेंगी, आज तक उस लेकिन FIR में कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर आपके लिए भी अगर हो सकता है कहीं तेजस्वी जी या राहुल जी को आना पड़े तो आ तो जाएंगे, लेकिन कार्रवाई होगी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार होगा भाई? सरकार है, वो सरकार किसी चीज की जिम्मेदार होती है? सरकार किसी चीज की जिम्मेदार होती है? अगर होती तो सरकार पत्रकार को जवाब दे रही होती, सरकार पत्रकार के सवाल ले रही होती, सरकार पत्रकार के जवाब में उसको लात घूसा नहीं मार रही होती। जब कभी जाइएगा मंत्री जी के पास तो हेलमेट पहन के जाइएगा, पहले बता दे रहे हैं। ये कड़ी चेतावनी है कि अगर जीवेश मिश्रा जी का इंटरव्यू लेना हो तो हेलमेट पहन के ही कीजिएगा, पहन के ही करना भाई। पड़ेगा। कुछ पूछ लीजिएगा, आप कुछ बोल दिए, कहीं कपार पर फाड़ दिया आपका, तो झूठ का ना आप परेशानी में पड़ जाइएगा। तो हम तो आपको आगाह कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि जो घटना हो रही है यहाँ पर, ठीक है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जाले के शुभचिंतक के तौर पर आप क्या मैनिफेस्टो रखे हैं? और जाले की विधानसभा अगर आपको एक बागडोर थमाती है, जाले विधानसभा आपको दे देती है, तो आप क्या क्या करेंगे? जाले देखिए, निश्चित तौर पर जो सड़क के मामले में आपने देखा कि किस तरह के बदतर हालात हैं, गांव के अंदर की सड़कें, टोले की सड़कें, मोहल्ले की सड़कें, नाला नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, जर्जर हैं। कुछ सड़क 6 महीना 8 महीना पहले बनी है, साल भर पहले बनी है, और वो ऐसा लग रहा है कि 10 साल पहले बनी थी। काम में कोई गुणवत्ता नहीं है, या तो काम हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो इतने घटिया लेवल का काम हुआ है कि लगेगा कि 12 साल पहले काम हुआ है। ये दो स्थिति है। नाला नहीं है। जो मुख्य सड़क है, आपने चूंकि बोल दिया इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि उसका चौड़ीकरण होना चाहिए। जाले से किसी को जोगियारा जाना है तो पगडंडी का रास्ता ऐसा लगता है। जाले से किसी को अगर घोघराहा जाना है तो क्या रास्ता है वो आपने देखा है। शंकर चौक पे जाम लगता है, भरवारा में जाम लगता है, सिंगवारा में जाम लगता है, कमतौल में जाम की स्थिति हो जाती है। ऐसे तमाम जगह जहां पर जाम की स्थिति है वहां पर चौड़ीकरण होना चाहिए। अगर चौड़ीकरण नहीं हो सकता तो फ्लाईओवर निकाल दीजिए। नगर पंचायत बन चुका है, नगर परिषद बन चुका है, एक फ्लाईओवर निकलेगा तो क्या दिक्कत है? मार्केट नीचे रहने दीजिए, जिनको डायरेक्ट जाना है वो डायरेक्ट निकल जाएंगे। इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम है? क्या फ्लाईओवर बनना बहुत बड़ा काम है? ये बताइए। क्या सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत बड़ा काम है क्या? अरे सरकार में अगर आप मंत्री हैं तो कितना समय लगे ये सब करने में? इच्छा शक्ति अगर है आपकी, आपके इरादे अगर मजबूत हैं
तो ये सब काम 2-4-6 महीने साल भर के अंदर हो जाता है। और 5 साल तो बहुत ज्यादा समय हो गया किसी भी चीज को होने के लिए, निश्चित तौर पर हो जाएगा। विपक्ष में तो है नहीं ना कि सिर्फ विपक्ष के जीते हुए विधायक है, इस वजह से शायद आपका काम रुक रहा होगा। आप सत्ता पक्ष के विधायक, सरकार के मंत्री, अपने आप को सरकार कहने वाले मंत्री, उसके बाद नहीं कुछ हो पा रहा है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या कर रहे हैं। आप जाके पता कीजिएगा, मालूम चलेगा कि कितना भूखंड अर्जित किया उन्होंने। 50 एकड़ जमीन खरीद ली मंत्री जी ने। किसका पैसा था, कहां से पैसा आया, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उनका तो दवाओं का कारोबार भी है। दवा का कारोबार नहीं है, नकली दवा का, ये बोलिए। दवा का कारोबार आप बोल के, जो दवा का कारोबार कर रहे हैं उनको आप बदनाम कर दीजिएगा। दवा का कारोबार तो बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है, सिप्ला कर रही है, अरिस्टो कर रही है, पता नहीं क्या क्या। अब मैं बोलूंगा तो हो सकता है कोई लोग बोलेंगे प्रचार कर रहे हैं कंपनी का। नकली दवा का, और उसी नकली दवा के सेवन के बाद दिमाग, माथा घूम गया है उनका। माथा घूम गया है, इसीलिए कभी किसी पत्रकार को मारते हैं, कभी किसी जनता को गाली देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। नकली दवा का सेवन करेंगे तो यही होगा। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि सेवन कीजिए तो असली दवा का कीजिए, और आपको नहीं मालूम है तो आइए हम दवा बताते हैं आपको, बढ़िया कंपनी का दवा बताएंगे। क्योंकि मस्कूर उस्मानी MBBS डॉक्टर भी है। ठीक है, वो सब आजकल तो हर कोई दवा बता रहा है। हम तो डिग्री लेके बैठे हुए हैं तो दवा बता ही सकते हैं उनको, क्या दिक्कत है। तो लेकिन उनको अपनी कंपनी का अगर दवा खा रहे होंगे, इसी वजह से सब गड़बड़ी हो रहा है। मुख्य तो चीजें क्या देंगे आप जाने को? मैंने बताया ना कि मुख्य सड़क का चौड़ीकरण, जहाँ पे मार्केट है या तो वहां भी चौड़ीकरण हो या वहां फ्लाईओवर का निर्माण हो। जो गांव की सड़कें हैं, गुणवत्ता के साथ उनमें काम होगा। सड़क के साथ नाला का निर्माण होगा, क्योंकि सड़क के साथ नाला का निर्माण नहीं होता है तो सड़क किसी काम की नहीं रहती है। साल भर के अंदर वो सड़क बेकार होने लगती है। तो सड़क के साथ नाला का निर्माण एक प्लानिंग के तहत काम हो। अगर किसी पंचायत में काम हो रहा है तो उस पंचायत की प्लानिंग के तहत काम हो, कि उस पंचायत का जो पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो बार बार सरकारी पैसा, जो हमारे और आपका टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे का गलत रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक बार सड़क बनी, अब सड़क टूट गई, फिर वो सड़क बनेगी, फिर वो बनेगी। क्यों टूट रही है? तो नाला नहीं बना हुआ है। तो अगर एक ही बार में नाला और सड़क पास किया जाएगा तो नाला सड़क दोनों एक साथ बन जाएगा, तो 5-10 साल वो सड़क रहेगी ना। तो पैसा किसका बचेगा बार बार बनने में? आपका, हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है। उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज किया जाएगा, उस पैसे को अच्छा स्कूल बनाने में यूटिलाइज किया जाएगा, उस पैसे को अच्छा अस्पताल बनाने में यूटिलाइज किया जाएगा। आज आप जाके देखिए, जाले रेफरल अस्पताल को डिमोट करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया। आज उसकी क्या हालत है। आज वहां पर आप देख लीजिए, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको गैस की गोली दे देते, दर्द का इंजेक्शन दे देते। मौत हुई है 8-10 लोगों की पिछले 15-20 दिन के अंदर। डॉक्टर्स की वहां पर उपलब्धता नहीं है, दवाई जितनी होनी चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं है, ECG वहां होता नहीं है, एक्सरे के लिए वहां पे कभी कभी होता है, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन होता है, मालूम चल रहा है। तो किस लिए है वो अस्पताल? बिल्डिंग तो बन गई 6-8 करोड़ की, क्योंकि उसका कमीशन आया होगा माननीय के पास। बिना कमीशन के तो काम नहीं होता। वसूली के किंग है, जो आदमी थाना ब्लॉक को नहीं छोड़ रहा है, कृषि विभाग रजिस्ट्री ऑफिस को नहीं छोड़ रहा है, वो आपको लग रहा है कि किसी भवन के निर्माण में या सड़क के निर्माण में कोई कमीशन छोड़ेगा? ठेकेदार जो काम करे, जाके पूछिएगा कितना खून चूस रहे हैं, 30% कमीशन ले रहे हैं। तो 6-8 करोड़ का अगर बिल्डिंग बनाया तो कितना हो गया, जोड़ लीजिएगा। अच्छा, आपका विरोध कभी इस बात पे हुआ है कि अभी तो नवयुवक है, एक्सपीरियंस की कमी है, एकदम से विधानसभा लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ? एकदम से नहीं, दूसरा चुनाव है भाई। पहला तो लड़ चुके हैं। पहला में भी अगर झेलने को कुछ मिला है, नहीं, दूसरा लोगों का प्रेम है। हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ ऐसा व्यक्ति हो जिसको रात के 2 बजे भी याद करें तब भी वो एक्टिव मिले, सुबह के 5 बजे भी एक्टिव मिले, सुबह के 10 बजे भी एक्टिव मिले, दिन के 2 बजे भी, दिन के 12 बजे भी, रात के 12 बजे भी मिले। तो ये कौन कर सकता है? युवा लोग कर सकते हैं ना। जब जहां जैसे लोगों ने याद किया, जिस समय भी याद किया, हम उपलब्ध रहे और आगे भी उपलब्ध रहेंगे। और युवा शक्ति से ही तो सब कुछ होता है। बिहार के बदलाव में आपको क्या लगता है कि किन चीजों की मुख्य जो एक योगदान हो सकता है जिसमें बिहार एक अलग लेवल पे बदलाव कर सकता है? देखिए,
बिहार को बदलाव की जरूरत है। पिछले 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल को का मैं आकलन नहीं कर रहा कि कार्यकाल अच्छा था कि बुरा था कि सही था कि गलत था, लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि इनके पूरे 20 साल के कार्यकाल में कोई आदमी सब काम गलत नहीं करता और सब काम ठीक नहीं करता। एक चीज ये हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी, युवा आज पढ़ लिख कर परेशान है, उसके पास नौकरी नहीं है और सरकारी पद खाली पड़ा हुआ है, वैकेंसी निकल नहीं रही है, बहाली हो नहीं रही है। युवा यहाँ पर जो है वो गलत तरीके से गलत कामों में लगने को मजबूर हो गया। आप देखिए कि कितनी घटनाएं बढ़ रही हैं। जब आप देश के प्रदेश के युवाओं को जब उनको पॉजिटिव एनर्जी की नहीं देंगे, जब उनकी सोच को पॉजिटिव तरफ नहीं ले जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो निगेटिव तौर पर काम हो जाता है। तो जो सरकारी पद जो खाली हैं उनको क्यों नहीं भरा गया? युवाओं को रोजगार सृजन करने के लिए नए नए अवसर क्यों नहीं पैदा किए गए? क्यों आज युवा सड़क पर घूम रहा है? हम तो यही चाहते हैं ना कि आज अगर कोई बीए एमए किया हुआ लड़का है तो उसको जो भी नौकरी सरकारी होगी उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उसका तय पैमाना है, एग्जाम देगा, क्वालिफाई करेगा, नौकरी लेगा। वैकेंसी निकलेगी तब ना, यहाँ तो वैकेंसी नहीं निकली है 5-5 साल से 10-10 साल से कई विभाग में। तो सबसे पहले युवाओं के रोजगार के लिए, उनको नौकरी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए, मरीजों की दवाई के लिए सब व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार में मैं देख रहा हूँ कि पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को जनसुराज के प्रशांत किशोर ने अपना एक अहम मुद्दा बनाया हुआ है, जिसमें कि बिहार को उनके एक पास अलग लेवल प्रचार की डेवलपमेंट उनके पास प्रचार प्रसार का तंत्र है, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पलायन रोको यात्रा किया। हमारे कांग्रेस पार्टी की इकाई एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, जो छात्र और युवा की इकाई है, ने मिलकर, और उसका हम लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया। पूरे बिहार भर में पलायन रोको यात्रा हुई। प्रशांत किशोर जी या किसी अन्य दल ने तो नहीं किया पलायन रोको यात्रा, हम लोगों ने किया। तो पलायन रोकने का मुद्दा वो कांग्रेस पार्टी का, महागठबंधन का। कोई प्रचार प्रसार के दम पर ये कह दे और आप सुन लें और ये बोले तो वो नहीं होगा। ये हमारा मुद्दा, हमने कहा कि पलायन को रोकना पड़ेगा। कल कारखाने हमारे यहाँ लगने चाहिए बिहार में, फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लगनी चाहिए बिहार में। ये हमारा मुद्दा है, हम कह रहे हैं। अच्छी बात है, हमारा मुद्दा और लोगों को पसंद आ रहा है तो हम तो सही बात कर रहे हैं। सब लोग इस बात को बोले। हम तो चाहते हैं कि जदयू के लोग भी ये बात बोले, भाजपा के लोग भी इस बात को बोले, मांझी जी भी इस बात को बोले, अभी तो सिर्फ प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। सब लोग बोले इस बात को, अच्छी बात है, क्योंकि पलायन तो नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा अगर सब लोग उठाए तो हमको तो खुशी होगी ना। क्योंकि दो बात, एक तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मुद्दा को उठाया हुआ है सबसे पहले, और दूसरा कि भाई ये हकीकत है और युवा पलायन करने को मजबूर है। 10,000 की मजदूरी करने के लिए लोग पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, बेंगलोर, कलकत्ता जाते हैं। बताइए, 10,000 रुपए का काम नहीं दे सकते हम उनको बिहार में। ये स्थिति आ गई आज। मजदूरी करने के लिए हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। क्यों हमारे यहाँ से लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाएंगे? तो ये तमाम मुद्दे जो है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग, जब सरकार आएगी हम लोग की, महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी, तो निश्चित तौर पर युवाओं के रोजगार की व्यवस्था, बीमारों के लिए दवाई की व्यवस्था, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था, ये हम लोग पूर्ण रूप से करके देंगे। इस बात के लिए हम लोग संकल्पित हैं। जाले विधानसभा के लिए, पूरे जाले विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, और स्पेशली यूथ के लिए आप सिटी टॉक्स के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग भी इस बार वोटर हैं, वोटर प्रेडिक्शन के बाद से जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, अगर किसी का छूट गया है तो बीएलओ से बात करके, ईआरओ से बात करके उसको जुड़वाएं। और अगर नहीं जुड़ पा रहा है, अगर वो जोड़ने में असमर्थ हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पहली चीज। और अगर आपका नाम जुड़ गया है तो एक देश के सच्चे अच्छे नागरिक होने के आप वोट डालिए। एक सच्चा और अच्छा नागरिक जो है, उसके होने का आप सबूत दीजिए। और जिस दिन वोट हो उस दिन जाकर अपना मतदान कीजिए, चाहे किसी को भी कीजिए मतदान, लेकिन मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक मत वो जाले विधानसभा और बिहार का भविष्य तय करेगा।
आपका एक एक वोट ये तय करेगा कि क्या बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका एक एक वोट ये तय करेगा कि क्या बीमारों को सही इलाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनको दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी। आपका एक एक वोट ये तय करेगा क्या किसानों की सिंचाई की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। आपका एक एक वोट बिहार का भविष्य तय करेगा। इसलिए वोट जरूर दें और देख ले, आकलन करें कि भाई कौन कैंडिडेट आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन कैंडिडेट आपके बीच में रहा है, कौन कैंडिडेट आपके लिए लड़ सकता है, कौन कैंडिडेट आपके लिए हमेशा तत्पर है आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, आपके विधानसभा का विकास करने के लिए। आप आकलन करें और आकलन करके जिसको वोट देना उसको वोट दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी चुनाव तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सब लोगों से भेंट मुलाकात तो चली रही है, पूरे 5 साल चली है। अभी थोड़ा सा लंबी मुलाकात चल रही है, सब लोगों के यहाँ जा रहे हैं, घर घर हम लोग विजिट कर रहे हैं। तो सब लोग देख लिए, विचार कीजिए और विचार करके जाले के लिए सोचिए, जाले के लिए काम कीजिए। जैसा कि देखा आपने, बड़ी बेबाकी से बात करते हैं और यूथ नेता एएमयू के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं मस्कूर अहमद उस्मानी। जाले विधानसभा में एक बड़ा नाम है और युवा नेता में सबसे बड़ा नाम आता है इनका। और जो ये बोलते हैं, जो इनकी बात रखने का अंदाज है, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। सिटी टॉक्स के माध्यम से आप देख रहे थे कि आज हमारे जो गेस्ट थे मस्कूर अहमद उस्मानी जी। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और आपके पास कोई भी सवाल हो जो लगे कि मस्कूर उस्मानी जी से पूछना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताएं ताकि मैं वो सवाल आपके नेता तक पहुंचाने का काम करूं। धन्यवाद।